Good morning, everyone. I'm sorry, due to some technical issues, it took time to start the session today. Hope I'm audible to you guys. मेरी आवाज आप सभी को आ रही है? चलिए, फाइन. Read this, please. So, did you all read this? पढ़ लिया आप लोगों ने? The quality and the progress of life is directly impacted by how you choose to deal with what happens to you. And we all experience painful things in our life to varying degrees. We can grow or we can stay stuck in pain. Believe me, I have met people. क्या होता है जब आप जिस एज ग्रुप में अभी आप आज हैं और जब आपके एज ग्रुप में मैं हुआ करता था, तो सडनली हम लोगों के साथ भी सब कुछ हुआ है जो आपके साथ आज हो रहा है, वो हमारे साथ भी हुआ था. हम डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं हुए हैं. तकलीफें सभी को होती हैं, जहां तकलीफ होती है वहां पे अपॉर्चुनिटी होती है, वहां पे ग्रोथ होती है. कहने के लिए सब बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यदि इनका आप नटसेल में यदि प्रिसाइजली इसकी मीनिंग को आप कवर अप करें तो यू फाइंड अ लार्ज मीनिंग ऑफ वर्ल्ड, लार्ज मीनिंग ऑफ लाइफ. चलिए, लेट्स बिगिन विद द सेशन टुडे. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. ये पॉजिटिव वाइब्स होती है ना, पॉजिटिव वाइब्स, तो ये ट्यूसडे वाइब्स हैं, आज की ट्यूसडे वाइब्स हैं. और मैंने कल एक वर्ड मैंने क्रिएट किया है, एंड दिस वर्ड इज म्यूजिटेशन. म्यूजिक से वर्ड बना हुआ है ये, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड. आप इसे जरूर सीखें इस वर्ड को. द वर्ड इज म्यूजिक. म्यूजिटेशन. म्यूजिटेशन बोलिए जरा. म्यूजिटेशन. म्यूजिटेशन. यस, म्यूजिटेशन. लास्ट में एक लाइन लिखी है, लर्न हाउ टू रिलैक्स. या इधर यू रिमेंबर और यू फॉरगेट एवरीथिंग बाय लिस्टिंग द प्रेफर्ड चॉइस. कुछ लोग और भी जुड़ रहे हैं, चूंकि सेशन आज लेट स्टार्ट हुआ है, मैंने भी कनेक्ट कर लूं, देन आई स्टार्ट. Just 30 seconds more. बहुत बढ़िया, गुड. तो कल का जो सेशन था वो आपका था पर्सनल इंटरव्यू सेशन था कल, और काफी कुछ उसमें बचा हुआ है. और मेरे टाइम टेबल के हिसाब से आपका आज का जो सेशन है, इट्स ऑन कंटेंट इंग्लिश. आपका आज का जो सेशन है वो है कंटेंट इंग्लिश का सेशन. क्या होता है जब आप बात कैंपस की करते हैं तो आपको पर्सनैलिटी प्लस कंटेंट दोनों ही प्रिपेयर करना होता है. हम लोगों ने डे 1 जो क्लास करी थी, दैट वाज अ गोल सेटिंग प्लस पीडीपी सेक्शन. हमने जो डे 2 क्लास करी थी, दैट वाज सेल्फ इंट्रो प्रेजेंटेशन. थर्ड जो हमने जो क्लास करी थी, इट वाज ऑन कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन. फोर्थ हमने जो है जीडी करी थी. फिफ्थ भी हमने जीडी करी थी. सिक्स्थ हमने जो है क्लास जो करी थी वो पर्सनल इंटरव्यू की क्लास करी थी. सेवेंथ भी हमने पर्सनल इंटरव्यू की क्लास करी. आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है पैरा जंबल्स. आज का जो क्लास है, इट्स ऑन पैरा जंबल्स. PARAJUMBLES. बड़ा इंटरेस्टिंग क्लास है.
और यदि से कंटेंट सोच के यदि आप क्लास कर रहे हो तो आपको टफ लगेगी। यदि आप इसको सिर्फ और सिर्फ ये सोच के कर रहे हो कि आई एम गोइंग टू लर्न अ न्यू थिंग टुडे इन क्लास, आज मैं कोई नई चीज जरा एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ, और ये बुक्स में भी लिखा है कि अनलेस यू नॉट कम आउट फ्रॉम कंफर्ट जोन यू कैन नॉट एक्सप्लोर टू, यू कैन नॉट यू नो गेट इन कॉन्फ्रंटेड टू एनी न्यू थिंग इन योर लाइफ। अच्छा, जैसे ही देखिए कोई अंग्रेजी में जब बोलता है, जैसे मैं भी इंग्लिश में कुछ बोल रहा हूँ, मैं हिंदी में भी बात करूंगा, मैं आपसे आपकी लैंग्वेज में बात करूंगा, आप सब समझ रहे होगे, लेकिन जैसे ही कोई अंग्रेजी में बात करता है हमारा विश्वास आधा हो जाता है। और विश्वास आधा होने का सिर्फ एक कारण होता है कि पहले से ही पता है कि अपनी इंग्लिश का प्रॉब्लम क्या है, और दूसरे कोई और याद दिलाता है कि नहीं आपका प्रॉब्लम कुछ और है, तो फिर और दिक्कत तकलीफ और बढ़ जाती है अंदर से। किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ ये है कि उसे फेस किया जाए, उसकी चीजों को अप्रोच किया जाए, सिर्फ प्रॉब्लम्स 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 ना बोल के उसके सोल्यूशंस की तरफ एक एक कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाए, वो ज्यादा अच्छा है। मैं आपसे कुछ पर्सनल स्टोरीज भी शेयर करूंगा आज, और क्लास पैरा जंबल्स की है, तो दिस फर्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू आस्क टू टेस्ट योर लिसनिंग स्किल। मैं जो पहला क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, पैरा जंबल का मतलब होता है, पैरा मतलब पैराग्राफ होता है, और जंबल्स का मतलब होता है अप एंड डाउन सेंटेंसेस। देखते हैं आप जो चार पांच सेंटेंसेस दिए रहते हैं उसको सीक्वेंस में लगाना होता है, जिसको रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंसेस कहा जाता है, राइट। रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंसेस, उसी को शॉर्ट में पैरा जंबल्स बोलते हैं। पैरा मींस पैराग्राफ, कंपोज्ड comprises वेरियस लाइंस which has some meaning, which has got some meaning, and scattered तरीके से वो दिए रहते हैं, प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं होते हैं, और उसको एप्पल पाई ऑर्डर में लगाना है। कौन से ऑर्डर में लगाना है? अभी मैंने इंग्लिश में एक वर्ड बोला है, क्या बोला है, गेस करिए जरा, क्या बोला है? एप्पल, ए डबल पी एल ई, एप्पल, पी आई ई, पाई, ओ आर डी ई आर, ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर। गुड। एप्पल, एप्पल बोलते हैं ना, एप्पल पाई ऑर्डर, मतलब सीक्वेंस, ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हमें इसको सीक्वेंशियली उसे अरेंज करना है, राइट। एप्पल पाई ऑर्डर, आई सेड एप्पल पाई ऑर्डर। ये समझ में आ गया आपको? गुड। स्वाति जी सही बोल रही हैं आप, एप्पल पाई ऑर्डर। रुपेश जी ने तो चित्र ही बना दिया है ना, एप्पल बना दिया, तो मुझे याद आ रहा है कि टेक एप्पल ए डे एंड टेक योर टूथ डिके अवे। मतलब एक एप्पल यदि एक दिन खाएं तो हमारा टूथ डिके नहीं होगा हमसे, हमें कभी भी। अच्छा, कई लोग जो होते हैं ना बड़े अटेंटिव लोग होते हैं, जितने लोग सेशन कर रहे हैं उसमें कुछ लोग ओवर अटेंटिव लोग हैं, और जो ओवर अटेंटिव लोग होते हैं उनके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्यालात आ रहा होता है कि सर आप तो बस पढ़ाइए, जल्दी जल्दी पढ़ाइए, आप बताइए कितना और कंटेंट आपके पास है। ये बॉम्बार्डिंग नहीं हो रही है, राइट। बहुत इजी गोइंग टेक्निक्स हैं, कुछ चीजें हैं जो हम अप्रोच कर रहे हैं, करना ना करना आपके हाथ में है, और पता है अल्टीमेटली करोगे तो आप ही करोगे बॉस, कोई डैश 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 आपसे करवा नहीं सकता। करेक्ट, करेक्ट, सही कहा आपने, एप्पल पे ऑर्डर ही बोलते हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन आपकी लिसनिंग एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जिसमें मैं सीक्वेंस चेंज करके बताऊंगा, और उसको आपको नोट नहीं करना है, और यदि आपने नोट किया तो काला कौवा काटेगा, ठीक है। नोट नहीं करना आपको, सिर्फ सुनना है, और मैं स्लोली स्लोली बोलूंगा, इंग्लिश पूरी क्लियर होगी, आपको अच्छे से समझ में आएगी, उसमें कोई डिफिकल्ट टिपिकल वर्ड नहीं है, और आपको सुन करके उसको सीक्वेंशियली अरेंज करना है, अप्रोक्सीमेटली मेंटली उसको अरेंज करना है, ठीक है। और मेरे को बताना है कि सर आपने फर्स्ट ये बोला था, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, मतलब एज इट इज कंप्लीटली वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन नहीं बोलनी है, अप्रॉक्स अप्रॉक्स बताना है। जैसे पहले वाले में आपने ये वाला वर्ड बोला था, इसके बाद में सेकंड ये होगा, आप ये मत बोल दीजिएगा कि 2 3 1 4, मुझे भी नहीं याद है कि मैंने 2 में क्या बोला था, 4 में क्या बोला था, 1 में क्या बोला था, 2 में क्या बोला था। अब आप सोच रहे होंगे सर आज कंटेंट की क्लास क्यों? इसका रीजन ये है दोस्तों, कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक किंग साइज क्वेश्चन है, प्रोबेबली ऑलमोस्ट सभी जितने भी कैंपसेस मैंने देखे हैं, ज्यादातर कैंपसेस में ये क्वेश्चन 100% श्योर शॉट रहता ही रहता है, भले इसके दो ही क्वेश्चन क्यों ना हो, एक ही क्वेश्चन क्यों ना हो, 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं इसके क्वेश्चन। इससे दो तीन चीजों की एक साथ टेस्टिंग हो जाती है, एक तो आपकी कॉम्प्रिहेंशन की टेस्टिंग हो जाती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन मीन्स आपकी अंडरस्टैंडिंग, और दूसरा वो ग्रामर भी ओवरऑल टेस्ट कर लेते हैं इससे, आपका लिंकेज, लिनेज, और जो मैंडेटरी है ना, जो मैंडेटरी पेयर्स बनाने की जो आपकी कैलिबर एबिलिटीज है, वो सब इससे टेस्ट हो जाता है। नहीं, मजहर मोहम्मद जी, आपको सिर्फ यहाँ चैट बॉक्स में फिलहाल अभी में ही आंसर देना है, और सिर्फ कुछ वर्ड्स लिखने हैं, सेंटेंस नहीं लिखना है, मैंने भी क्वेश्चन पूछा नहीं है, और उसमें सेंटेंस नहीं लिखना है, बड़े बड़े छोटे छोटे वर्ड्स लिखने हैं, सिर्फ एक दो वर्ड्स लिखने हैं, जैसे बताना है, सिर्फ हिंट देना है मुझे कि सर पहला वाले में ये था, कुछ कुछ। मैंने कहा ना वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन नहीं लिखना है, क्योंकि अनम्यूट करूंगा तो फिर काफी नॉइज होती है ना।
और लास्ट में आज 15 मिनट आपके लिए क्वेश्चन आंसर के लिए मैंने सेव रखा हुआ है। वेल, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, यदि मान लीजिए लर्न एक वर्ड लिखा हुआ है, लर्न इंग्लिश लिखा हुआ है, पहला शब्द लर्न इंग्लिश, उसके नीचे लिखा हुआ है लर्न स्टैंडर्ड इंग्लिश। अब आप ये नहीं कह सकते मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सर लर्न इंग्लिश का मीनिंग क्या होता है। पहला सेंटेंस क्या था, लर्न इंग्लिश, दूसरा क्या है, लर्न स्टैंडर्ड इंग्लिश, और तीसरा लिखा है ही विल ऑफ कोर्स, और लास्ट में लिखा है फॉरनर विशेस टू, अ फॉरनर विशेस टू। मैं रिपीट करता हूं, पहला लिखा हुआ था लर्न इंग्लिश, दूसरा लिखा हुआ है लर्न स्टैंडर्ड इंग्लिश, तीसरा लिखा हुआ है ही विल ऑफ कोर्स, बोलते ही आप ऑफ कोर्स, ही विल ऑफ कोर्स, और आखिरी का चौथा स्टेटमेंट लिखा है अ फॉरनर, फॉरनर मतलब विदेशी को बोलते हैं, विशेस WISHES विशेस TO2, अ फॉरनर विशेस टू। और टॉप पे एक और वर्ड लिखा था, वो वर्ड था IF, इफ। तो इफ इज एट फिक्स प्लेस, और इन कनेक्शन टू इफ, उसी इफ से हमें ये चारों सेंटेंस जोड़ने हैं, लर्न इंग्लिश, लर्न स्टैंडर्ड इंग्लिश, ही विल ऑफ कोर्स, अ फॉरनर विशेस टू। अब आप मुझे बताइए कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या होगा। आपको कुछ नहीं क्लियर हो रहा है तो आप ये 1 2 3 4 वाला भी मैटर जो आपको समझ में आया है कि सर पहले 3 फिर 2 फिर 1 फिर 4, ऐसे भी आप करके लिख सकते हो चाहो तो, योर चॉइस। मैं आपके आंसर्स का वेट कर रहा हूं। चलिए, राहुल तिवारी जी, पूरा कोशिश करिए कंपोज एक साथ कर लें, चार के चारों सेंटेंसेस एक साथ कंपोज करने की कोशिश करें। पहला था लर्न इंग्लिश, गुड। ये देखिए आदर्श जोरी जी ने एकदम प्रॉपर भेजा है। इनका लिखना है फॉरनर विशेस टू लर्न स्टैंडर्ड इंग्लिश इफ ही लर्न्स इंग्लिश, वेरी गुड। इफ, अच्छा चलिए, कुछ बच्चे जो भेज रहे हैं आंसर्स और हमने यदि मेंटली इसको सॉल्व कर लिया है तो एटलीस्ट इनको देख के भी हम यू नो कॉम्प्राइजिंगली हम खुद से कंपेयर कर सकते हैं कि मेरा आंसर, बाद में तो मैं बताऊंगा ही आपको इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो उससे भी आप कंपेयर करके डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। निशा मिश्रा ने लिखा है कि इफ अ फॉरेनर विशेस टू लर्न इंग्लिश विल ऑफ कोर्स लर्न स्टैंडर्ड इंग्लिश, वेरी गुड निशा, बहुत बढ़िया। फॉरेनर विशेस टू लर्न इंग्लिश विल ऑफ कोर्स, देखिए राम जी ने लिखा है, सर्वेश गुप्ता जी ने लिखा है, बहुत अच्छे, एक्सेलेंट, इतना देखा, हाउ नाइस, बहुत बढ़िया। इफ अ फॉरेनर विशेस टू लर्न इंग्लिश विल ऑफ कोर्स लर्न स्टैंडर्ड इंग्लिश। अच्छा, एक बार में जो चीज क्लिक कर जाती है वो क्लिक हो जाती है, और ये नहीं हुई तो नहीं होती। ये ठीक यही चीज ना वोकैबुलरी के लिए भी ये फंडा अप्लाई होता है, यही सेम फंडा वोकैबुलरी के लिए भी अप्लाई होता है। आता है तो मतलब आता है, नहीं आता मतलब नहीं आता, उसके लिए कुछ कर नहीं सकते आप। जैसे एग्जाम्पल, मैंने पूछा मंडेन का मतलब क्या होता है, मैंने बोला द मीनिंग ऑफ मंडेन इज क्रिप्टिक। अब लो परेशान ये हो गए कि भाई मंडेन का अपोजिट मैंने बताया क्रिप्टिक होता है। वेरी गुड दीक्षा, बहुत अच्छे, सभी लोगों ने, मोस्टली लोगों ने करेक्ट आंसर दिया आप में से, एक्सीलेंट। आप में से ज्यादातर लोगों ने जो आंसर दिया है वो सही है। यही इसका करेक्ट आंसर है कि यदि ये फॉरेनर अंग्रेजी सीखना चाहेगा तो वो कौन सी इंग्लिश सीखेगा, तो ऑफ कोर्स वो एक स्टैंडर्ड इंग्लिश सीखेगा, क्योंकि उसको इंग्लिश तो आती है, उसकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है, लेकिन उसको ग्रामेटिकल इंग्लिश नहीं आती है, तो वो ग्रामेटिकल इंग्लिश सीखेगा और उसी को इंग्लिश में स्टैंडर्ड इंग्लिश बोलते हैं। मतलब इफ अ फॉरेनर विशेस टू लर्न इंग्लिश ही विल ऑफ कोर्स लर्न स्टैंडर्ड इंग्लिश, मींस ग्रामेटिकल इंग्लिश। ये क्लियर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मोस्टली लोगों ने करेक्ट आंसर दिया आपने, नाइस। अच्छा देखिए, आप लोग इतने अच्छे स्टूडेंट्स हैं, आप लोग इतने अच्छे लोग हैं कि आप इमीडिएटली ना आप रिस्पॉन्ड करते हैं, आप चैट बॉक्स में एकदम एंगेज रहते हैं। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ यू पीपल, ये आपकी एक अच्छी खास क्वालिटीज में से एक है। और आजकल मैं देखता हूँ ऑनलाइन सेशंस बहुत सी जगहों पे हो रहे हैं, लोग ऑनलाइन आने के बाद ऑफलाइन चले जाते हैं। और ये भी टॉपिक ही दिया गया था, एक GD में ये टॉपिक दिया गया था अभी लेटेस्ट एक कैंपस में, कि ऑनलाइन एट सॉरी ऑफलाइन एट वर्क, ऑनलाइन एट होम, ऑफलाइन एट वर्क, ऑफलाइन एट होम, ये एक ये दिया हुआ था टॉपिक एक जगह। वेल एक और ऐसे क्वेश्चन पूछता हूं मैं, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। अच्छा ये बताओ, आप जरा सुन के सोच के देखो जरा, क्या ये क्वेश्चन रियली बहुत टफ था, आप बोलोगे नहीं सर, लेकिन ये जो एक मन में, एक दिमाग में मेंटेलिटी होती है कि सर पहले इसको नोट कर ले, क्या कागज है ना, कलम का यूज करके पहले इसको नोट कर ले, फिर हम आपको बता देंगे इसका 1 2 3 4 क्या होगा। इट्स सो इजी। यदि इतना ही इजी होता, मतलब एक्चुअली इतना ही टफ होता, तो मैं आपको नहीं बोलता कि पहले इसको नोट कर लो आप। ये तो सिर्फ आपकी लिसनिंग का टेस्ट है, कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट नहीं है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग का टेस्ट नहीं है। ये तो आपके सुनने की ताकत कितनी अच्छी है उसके लिए बात हो रही है। जैसे आप इंटरव्यूअर के सामने बैठ के बोलते हैं ना, सर आई बेग योर पार्डन प्लीज, सर कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन वन मोर टाइम, सर सॉरी आई कुडंट लिसन योर क्वेश्चन। आप बहुत पुअर इंप्रेशन पड़ता है उसके दिमाग में।
और प्रॉब्लम पता है क्या होती है? प्रॉब्लम इंग्लिश की होती है, प्रॉब्लम सुनने की प्रॉब्लम नहीं होती। कई बार आपका दिमाग कहीं और होता है और आप होते फिजिकली कहीं और, मेंटली कहीं और होते हैं, तो दोनों चीजें कनेक्ट नहीं हो पाती प्रॉपर तरीके से। वेल चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है बॉस, है ना, लेकिन इसमें क्रोनोलॉजी है। क्रोनोलॉजी का मतलब सीक्वेंस है कि पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ और लास्ट में क्या हुआ। अच्छा, कई आप में से ऐसे होंगे कुछ लोग जिनको आपने देखा होगा कि वो सोचते हैं कि सर एक्सपेरिमेंट मत कराओ सर, जो जेनरिक तरीका है, जो ऑर्थोडॉक्सल, ऑर्थोडॉक्सल का मतलब रूढ़िवादी तरीके से जो चीजें होती आ रही हैं, वही प्रीवियस फंडा अप्लाई करो, वो ज्यादा अच्छा है। जब तक आपने कोई नई चीज अप्रोच करी नहीं, आपको पता कैसे चलेगा कि वो अच्छी है खराब है? हाउ वुड यू नो? करने में कोई तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। एक बार आप फील कर लो, भले ही उसको अप्लाई करो मत करो आपके ऊपर है, उसको फील तो कर ही लो ना, फील एडमिट कर लो उसको, है ना। कुछ लोग रामायण देखते हैं, कुछ लोग कुछ और देखते हैं, जिनको जो पसंद होता है वो देखते हैं, लेकिन आपके मन के ऊपर है। जो चीज आपको दिल से अच्छी लग गई उसको आप अपना लेते हैं अपनी पर्सनल लाइफ। इट इज अप टू अस। चलिए पूजा जी, मैं आपका आंसर दूंगा, थोड़ा सा समय की, है ना, समय की बैरियर है और मैं जल्दी जल्दी ढेर सारी चीजें कवर नहीं करना चाहता हूँ, नहीं तो ये पूरे लोग जितने डिफरेंट सेट से लोग इसमें जुड़े हुए हैं ना, उनको आधी चीजें क्लियर होंगी, आधी अनक्लियर होंगी। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, उसमें ये लिखा हुआ है कि व्हेन इट स्टार्टेड एंड बिगेन टू रेन सडनली द फर्स्ट ऑफ जैन। ये क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। व्हेन इट स्टार्टेड बिगेन टू रेन सडनली ऑन द फर्स्ट ऑफ जैन। ठीक। अब यदि आना होगा समझ में तो एक बार में आ जाएगा, और नहीं तो आप उसको बार बार पढ़ते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। व्हेन इट स्टार्टेड बिगेन टू रेन सडनली ऑन द फर्स्ट ऑफ जैन। जैन मतलब जनवरी, बिगेन मतलब बिगिन का पास्ट। जब पहली तारीख को, पहली जनवरी को एकाएक पानी पड़ना शुरू हुआ, ये पहला सेंटेंस लिखा है। ठीक है। अब इसके बाद इसी तरह से और भी तीन चार और भी दिए हैं। अब आपको दिमाग में क्या करना है, क्रोनोलॉजी सेट करनी है, मतलब कोर्स ऑफ एक्शन दिखाना है। कोर्स ऑफ एक्शन में कि क्या पहले इंपॉर्टेंट है, पहले क्या हुआ, बाद में क्या, उसके बाद क्या, और सबसे लास्ट में क्या हुआ। ये आपको अकॉर्डिंगली उसको सेट करना है। मैं रिपीट करता हूं कि व्हेन इट स्टार्टेड बिगेन टू रेन सडनली ऑन द फर्स्ट ऑफ जैन। ठीक है, ये पहला सेंटेंस लिखा हुआ है। सेकंड स्टेटमेंट लिखा है टू द नेबरिंग हाउस। नेबरिंग का मतलब पड़ोसी का घर, टू द नेबरिंग हाउस। उसके बाद लिखा हुआ है टू सेलिब्रेट द न्यू ईयर। सेलिब्रेट द न्यू ईयर समझ में आ ही रहा होगा आपको, टू सेलिब्रेट द न्यू ईयर। इसके बाद लिखा है वेयर देयर मैनी पीपल हैड गेट टुगेदर, मतलब जहां पहले से ढेर सारे लोग इकट्ठा थे। वेयर देयर मैनी पीपल हैड गेट टुगेदर। और आखिर में स्टेटमेंट लिखा हुआ है आखिर का स्टेटमेंट है रेन फॉर शेल्टर। रन का पास्ट टेंस रेन होता है, रेन फॉर शेल्टर। शेल्टर मतलब छांव के लिए, भागे। अब आपको उसका सीक्वेंस बताना है। मैं रिपीट करता हूं अपना स्टेटमेंट। मैंने कहा था कि व्हेन इट स्टार्टेड बिगेन टू रेन सडनली द फर्स्ट ऑफ जैन। इसके बाद लिखा था टू द नेबरिंग हाउस। उसके बाद मैंने बोला टू सेलिब्रेट द न्यू ईयर। उसके बाद मैंने कहा वेयर देयर मेनी पीपल हैड गेट टुगेदर। और लास्ट में बोला मैंने रेन फॉर शेल्टर। अब आप उसको 1 2 3 4 कर सकते हैं। बताएं, या थोड़ा थोड़ा एक आध वर्ड आप चाहें, या आपके दिमाग में जो जो वर्ड स्ट्राइक कर रहा हो बस एक एक वर्ड आप लिख दें। सर पहले ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये। वेरी गुड आकाश जी, बहुत बढ़िया। ठीक, गुड, नाइस, बहुत अच्छे अलमत, बहुत बढ़िया। चलिए अलमत जी, और भी इसके बताइए क्या होगा 1 2 3 4 में, और क्या आएगा आगे पीछे। अभिषेक आनंद जी ने भी देखिए बहुत अच्छा भेजा है, 32145। मंजीत कुमार दुबे जी ने भी भेज दिया। देखिए साक्षी ने पूरा ही लिख के भेजा। अब देखो सर, एक मिनट के लिए होल्ड करो जरा सा, मत भेजो, कुछ कुछ मत भेजो, सिर्फ देखो। अभी देखो आप में से ज्यादातर लोगों ने मुझे 32415 इस तरह से भेजा है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में तुम लोगों ने मोस्टली लोगों ने लिखा था, राइट। और यहाँ भी मैंने ऑप्शन दे दिया कि आप डिकोड कर सकते हो 1 2 3 4 5। साक्षी इज वन ऑफ द स्टूडेंट हु रॉट कंप्लीट सो एज। राहुल तिवारी जी ने भी पूरा देखिए लिख के भेजा है। मजहर मोहम्मद ने भी कोशिश करी है अपनी तरफ से लिखने की, राइट। तो ये हम में से ही कुछ ऐसे लोग हैं जो आप जैसे सुन रहे हैं वैसे ये भी सुन रहे हैं, और उन्होंने दिमाग में उसको ऑल सेट कर लिया है। ठीक है। और स्ट्राइक जब ये वापस रिवर्स कर रहे हैं तो इनको दिमाग में एज इट इज चीजें सीक्वेंशियली क्रिएट हो रही हैं। अच्छा पहले ये, बाद में ये, इसके बाद ये, इसके बाद वो। देखो नैन्सी जैन ने भी भेजा है, नाइस। ठीक, मैं पढ़ता हूँ जरा आपका राहुल तिवारी जी। फर्स्ट इन द फर्स्ट ऑफ जैन नेबरिंग पीपल सेलिब्रेट गुड मूविंग मूविंग हियर एंड देयर सडनली रेन पीपल स्टार्टेड। अच्छा देखो अब इसमें आंसर क्या है। साक्षी ने लिखा था कि व्हेन इट स्टार्टेड बिगेन टू रेन सडनली द फर्स्ट ऑफ जैन शेल्टर मैनी विल गेट।
बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। साक्षी, योर आंसर इज करेक्ट, आपका आंसर करेक्ट है। बहुत बढ़िया। एक इसमें लाइन तुमने छोड़ दी है, वो बाय मिस्टेक ही छोड़ी होगी, आई अंडरस्टैंड, बट द थॉट बिहाइंड योर आंसर इज ट्रू। सबसे पहले जब पानी पड़ा, सबसे पहला काम आदमी क्या करता है? रेन फॉर शेल्टर। जब वो शेल्टर के लिए गया तो क्या देखा? सबसे पहले पड़ोसी का घर। रेन फॉर शेल्टर टू द नेबरिंग हाउस। जब वहां गया तो उसने क्या पाया? पहले से ढेर सारे लोग इकट्ठा थे, क्या करने के लिए? टू सेलिब्रेट दी न्यू ईयर। क्योंकि क्या था, 1 जन की बात हो रही है। तो जब पहले ही जनवरी को पानी पड़ा तो रेन फॉर शेल्टर टू द नेबरिंग हाउस, जहां पहले से बहुत ढेर सारे लोग इकट्ठा थे, क्या करने के लिए? टू सेलिब्रेट दी न्यू ईयर। क्लियर है ये क्वेश्चन? हाँ या ना? बस यस या नो में मेरे को आंसर बताओ आप। ये क्लियर है क्वेश्चन? चलो गुड। अब किसी बच्चे को ये कह दिया जाए, किसी बच्चे को ये कह दिया जाए कि ये तुम्हें सिर्फ सुन करके जवाब देना है, तो उसके हाथ पैर फूल जाएंगे। वो कहेगा ऐसा थोड़ी होता है, मैं स्टूडेंट हूं, मैं जब तक पेपर और पेन का यूज नहीं करूंगा तब तक मैं इसका जवाब नहीं दूंगा आपको। या तो क्वेश्चन ऑप्शनल होना चाहिए और या तो क्वेश्चन सब्जेक्टिव होना चाहिए। मतलब ये सुनने वाला, लिसनिंग वाला क्वेश्चन तो कोई होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। और बॉस, जब तुम सुन करके जवाब दे सकते हो तो देख करके क्वेश्चन को जवाब क्यों नहीं दे दोगे? तब तो आप ऐसे टिक करोगे और चीजें। एक्यूमेन एक इंग्लिश का वर्ड है, लिखो जरा या टाइप करो, ACCUMEN एक्यूमेन। एक टाइप करिए, वर्ड इंग्लिश का है ACCUMEN एक्यूमेन। बहुत ही प्यारा वर्ड है ये एक्यूमेन, और मेरा फेवरेट। बीइंग एन इंग्लिश ट्रेनर, ये मेरा एक फेवरेट वर्ड है, ACCUMEN एक्यूमेन। ये टाइप करेंगे जरा चैट बॉक्स में इस वर्ड को, एक्यूमेन, ACCUMEN एक्यूमेन। गुड, ठीक है। मैं आपको इस वर्ड की मीनिंग बताता हूँ, ये मीनिंग बता रहा हूँ मैं जर मोहम्मद जी। इस वर्ड का मतलब होता है, एक्यूमेन का मतलब होता है, कुछ लोगों ने स्पेलिंग गलत भी लिखी है। इसका सेंस होता है जब आप को कोई चीज रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्सेस आते हैं किसी चीज को करने के लिए, उसको बोलते हैं एक्यूमेन। जैसे आप जीके, मैं पूछूं हाउ गुड आर यू इन जीके, मैं तुमसे पूछूंगा हाउ गुड आर यू इन प्रोग्रामिंग, हाउ गुड आर यू इन कोडिंग, तो बोलोगे सर आई एम यूज्ड टू प्रैक्टिस, आई यूज्ड टू प्रैक्टिस एंड लॉट मेनी क्वेश्चंस एंड आई कैन एश्योर यू इफ यू शैल गिव मी सम यू नो tricky question, I will try my level best, है ना? I will try to solve it. I have been qualified to so and so examination. I am Sun Java certified, या जो भी है, मतलब मैंने CCNA करा है, मैंने सिस्को सर्टिफिकेशन करा है, मैंने माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम करा है, पता नहीं और क्या क्या। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के आप ये बोलोगे मैंने कोशिश कर सकता हूँ सर। क्योंकि हर दिन कुछ नई नई चीजें बाहर आ रही हैं, हर दिन कुछ नई नई चीजें आविष्कार हो रही हैं, आप कितनी चीजों में अपनी एक्सपर्टीज डेवलप करोगे? इसीलिए जानते हो, आईटी फील्ड में जो बच्चा एक बार ऑपरेशनली किसी एक विंग में चला आता है ना, वो उसी विंग में अपना पूरा करियर ही बना लेता है। वो विंग चेंज नहीं करता। सैप कंसल्टेंट मतलब सैप कंसल्टेंट हो गया वो बंदा। यदि उसने सैप पे, SAP सैप पे काम करना स्टार्ट कर दिया तो वो सैप कंसल्टेंट ही बन जाता है फिर जिंदगी भर के लिए। वो ट्रेड नहीं चेंज करता, स्ट्रीम नहीं बदलता वो बंदा, राइट? तो होप द वर्ड इज क्लियर। एक्यूपन का मतलब स्ट्राइक करना। जैसे अभी मैंने एक इंग्लिश में वर्ड बोला, मंडेन का अपोजिट क्या होता है? आप बोलोगे सर पता नहीं। मैंने बोला पेंसिव की अपोजिट क्या होता है? मैंने बोला मेलंकॉली की मीनिंग क्या होती है? यह अब वाद होगा, एक वर्ड मैंने भी 2-3 दिन पहले बोला था, मेटामॉर्फोसिस का सेंस क्या होता है? लिक्विफेंसी की मीनिंग क्या होती है? ठीक है, स्लाइकेटिकेशिया का मतलब क्या होता है? अब ये सब सारे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। स्लाइटिकेशिया, राइट? अब आप बोलोगे सर इसमें से एक भी सुना नहीं है पहले से। ठीक है, अब ऐसे जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, मतलब यदि आप यूज टू हो ऐसे वर्ड्स को प्रैक्टिस करने के लिए, तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा और आप जो टिक करके आ जाओगे वो सही भी हो जाएगा। और समझ में आ रहा है? हाँ, मंडन का अपोजिट क्रिप्टिक होता है। या जैसे मान लीजिए, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है कि आपको वर्ड्स यदि अच्छे लगते हैं, वर्ड्स पे आपकी पकड़ अच्छी है, तो आपके दिमाग में वो चीज स्ट्राइक करेगी और आप उसको क्लिक करके बन जाएगा आपका आंसर। लेकिन आपको नहीं है, आप उस पर स्टैंड नहीं करते, तो फिर आपको दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी। फिर आप बार बार आपको लगेगा कि सब आप क्वाइट यू फीलिंग अनकंफर्टेबल इन सॉल्विंग सच क्वेश्चंस। तो आपने 2 क्वेश्चन कर लिया है ना, रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंसेस के 2 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, मैं आपसे यहाँ पे PPT एक शेयर कर रहा हूँ, जरा देखिए PPT।
हाँ जी। Shit. पैराजम्बल्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो 4 सेंटेंसेस बेस्ड, 5 सेंटेंसेस, 6 सेंटेंसेस, 7 सेंटेंसेस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। और इसमें होता ये है कि इसे लॉजिकल ऑर्डर में हमें सीक्वेंशियली इसे करेक्ट करना पड़ता है। इसमें आपको कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिसे आपस में रिलेट करके एक डायगोनल रिलेशनशिप बनाना पड़ता है, और आपको पता होना चाहिए वो कैसे उसको, है ना, आपस में शॉर्ट ऑफ कनेक्शन हम उसमें कैसे डेवलप करेंगे। और वो जो शॉर्ट ऑफ कनेक्शन डेवलप करने की टेक्निक का नाम होता है मैंडेटरी पेयर। उसको बच्चों मैंडेटरी पेयर कहा जाता है, MANDATORY। कुल मिला के 8 टाइप्स के मैंडेटरी पेयर टेक्निक्स होती हैं, और उसको समझने के बाद फिर यू फील कंफर्टेबल इन सॉल्विंग सच क्वेश्चंस, जिसमें कि कुछ कनेक्शंस यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे एंड, बिकॉज ऑफ, एज इफ, देयरफॉर, हेंस, दो, देन। ये कुछ मैंडेटरी पेयर के कुछ ऐसे वर्ड्स हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ एक मैंडेटरी पेयर, जैसे एग्जांपल मैंने बोला प्रॉपर नाउन, पहला होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन, प्रोनाउन, और एक होता है नेम्स। ये तीनों एक साथ दिया हुआ है स्टेटमेंट में। तो सबसे पहला क्या आएगा? प्रॉपर नाउन। फिर आएगा उसके बाद आपका सबसे पहला आएगा प्रॉपर नाउन, फिर आएगा नेम्स, और उसके बाद थर्ड पे आएगा प्रोनाउन। अब ये एक फिक्स है, ये फॉर्मूला जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये फॉर्मूला एक डिफाइंड फॉर्मूला है, टेस्टेड फॉर्मूला है। प्रॉपर नाउन का मतलब मेरा आपका पूरा नाम जो होता है, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। मेरे आपके नाम के जो आगे सरनेम लिखा हुआ है वो क्या है? वो हमारा नेम्स है। ठीक, या तो हमारे नाम का फर्स्ट पार्ट या तो लास्ट पार्ट, दोनों में से कोई एक दिया है, देन इट इज कॉल्ड नेम्स। और लास्ट जो तीसरा है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन, वो आपको पता है, सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड को कहते हैं, जो नाउन के प्लेस पे यूज किया जाता है। तो ये सीक्वेंस हमें सेट करना है, मतलब हम तीन ही चीज हमें सिर्फ रिकॉग्नाइज करनी है उस स्टेटमेंट में, कि कहाँ प्रॉपर है, कहाँ नेम्स है, कहाँ प्रोनाउन है। अकॉर्डिंगली आपको उसको सेट कर देना है। ठीक है, ये आपने शायद पढ़ लिया होगा। इसके बाद की चीजें मैं नहीं दिखाने वाला, क्योंकि फिर आप डर जाएंगे। इसके बाद में क्वेश्चंस थोड़े बल्कि बल्कि क्वेश्चंस दिए हैं, और मेरे पास पूछने के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में हैं, तो मुझे लगता है कि आई शुड नॉट शो यू दिस ऑल। ये आप पढ़ लीजिए। मैं आपको इसमें सेकंड वाली स्लाइड के बारे में कुछ अभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि बोलूंगा तो फिर वो टाइम बहुत होगा, और इतना समय आपके पास होता नहीं है। ये बस आप इतना देख लीजिए, बस आप 1 2 3। पूजा जी, आवाज आ रही है क्या? अरे वाह, बहुत बढ़िया। रुपेश जी ने देखिए बहुत अच्छा है, तुरंत देखिए हाउ नाइस दीज गाइस। मंजीत कुमार दुबे जी ने तुरंत तुरंत इन लोगों ने देखिए वर्ड को क्लिक किया और तुरंत से वर्ड की मीनिंग बता दी। मंडन, वर्ल्डली, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। अच्छा लगा मेरे को आपका ये इंस्टेंटनेस। तो मैं मैंडेटरी पेयर के ऊपर बात कर रहा था। मैंने आपको तीन चीजें बताई थी, कि पहले प्रॉपर नाउन, फिर नेम्स, फिर प्रोनाउन। चलिए मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। मान लीजिए मैंने स्टेटमेंट बोला कि सिंह वर अक्यूज जोगी ऑफ करप्शन। सिंह वर अक्यूज्ड। अब आप परेशान मत होइए कि आपको मीनिंग नहीं आ रही है, आंसर आ जाएगा, और आपको आंसर ही चाहिए, आपको मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है। आपके भी दिल में एक ही घंटी बज रही है कि सर आप तो बताओ आंसर कैसे आएगा। इंग्लिश आए ना आए चलेगा, लेकिन आंसर सही आना चाहिए। मैं वही बता रहा हूँ आपको, आंसर कैसे आएगा। आपको मीनिंग समझना है या आंसर निकालना है? बताइए, व्हाट यू वांट टू लर्न फर्स्ट? यू वांट टू गेट द आंसर और यू वांट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग इन होल? गुड। किशन लोया जी ने देखिए एकदम सही परफेक्ट बात बोली है ना, आंसर। अंकित जी ने भी आंसर दिया, अश्विनी चौबे जी ने भी आंसर ही बोल दिया, नैन्सी जैन ने भी आंसर ही कहा। देखिए महेंद्र सैनी जी ने कहा है दोनों, आई डोंट अग्री। श्रेया ने भी बोला है दोनों, डोंट अग्री। मैं बताता हूँ क्यों, है ना। प्रिया ने भी बोला है बोथ, सॉरी, बताता हूँ क्यों। राइट, मान लीजिए मैंने तुम्हें मीनिंग पूरी समझा दी। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ और मीनिंग सब समझ में आएगा, बताना मैंने पूछा क्या है। ठीक है, मान लो सेंटेंस एक लिखा है मेघला, मान लो सेंटेंस है, बनाता हूँ कुछ सेंटेंस आपके लिए। क्वेश्चन मान लीजिए सेंटेंस ये लिखा है, इन ओल्डन डेज पीपल वर यूजिंग सुपर नॉटेड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। रुतेश चौकसी जी, मैं बताता हूँ क्या होता है। कुछ बच्चे अंडरस्टैंडिंग की तरफ उनका झुकाव बहुत ज्यादा होता है। दे ट्राई टू मास्टर, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच, है ना, वर्ड।
we cannot eventually take the guarantee to understand each word. And important is to understand the meaning in whole. हमको वर्ड के पीछे बजाय हमको मीनिंग पे ज्यादा फोकस करना चाहिए कि टोटलिटी में हमको चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही। जैसे मैंने कहा कि इन ओल्डन डेज पीपल वर यूजिंग सुपर नॉटेड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो आप समझ सकते हो सर ये बोलना चाह रहे हैं कि पहले के जमाने में इस तरह का ट्रांसपोर्टेशन का प्रयोग किया जाता था। यदि मैंने बोला दिस मैथ्स क्वेश्चन इज अ पाल्ट्री सम, अच्छा मैथ्स क्वेश्चन इज अ पाल्ट्री सम, अच्छा मैथ्स का क्वेश्चन है मतलब डिफिकल्ट होगा, ये दिमाग में हमारे का है ना, कॉन्टेक्स्ट डेवलप हो रहा है ना, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये इसी तरीके से, ठीक, मैंने बोला इट इज ऑब्वियसली अंडरस्टूड दैट माय फादर इज डूइंग अ जॉब ऑफ एक्स, तो ऑस्टेंटियसली मैं बोलूं, एपरेंटली मैं बोलूं, या मैं ऑब्वियसली बोलूं, मतलब एक ही घुमा फिरा के, ऑब्वियसली बोलूं, एपरेंटली बोलूं, या एक और वर्ड मैंने बोला था, क्या बोला था बताइए, ऑब्वियसली, एपरेंटली और ऑस्टेंटियसली, ऑस्टेंटियसली, राइट, तीनों का मतलब एक ही होता है। तो मतलब हमें मीनिंग का मतलब, जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल, मैंने बोला दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन द फिडिलिटी ऑफ कंसेंसस, अब मैंने वर्ड एक बीच में टफ यूज कर दिया, फिडिलिटी, FIDELITY, अब लड़का बोले हाँ सर समझ में आ गया, मतलब कि हमारे पूरी फिडिलिटी मतलब हमारे कंसेंसस पे डिपेंड करता है, हमारे अपने ओन अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। तो हम हर एक वर्ड के मीनिंग के पीछे नहीं पड़ सकते, हमको मीनिंग के बजाय, एक एक वर्ड की मीनिंग के बजाय हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो इन टोटल पे होना चाहिए, इन टोटल, कि वो इन टोटल पे चीजें हमें अंडरस्टूड हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, एंड दैट शुड बी आवर टारगेट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एक मिनट। तो इसी तरीके से बहुत से, जैसे मैंने भी कहा, सिंह वर अक्यूज्ड जोगी ऑफ करप्शन, फिर मैंने बोला रमन सिंह ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी अगेंस्ट हिज प्रेडेसेसर अजीत जोगी, लास्ट में स्टेटमेंट लिखा है बोथ वेरी एंग्री टू ईच अदर। अब आपको कुछ नहीं क्लियर हुआ होगा, मैंने जैसे ही बोला सिंह वर अक्यूज्ड जोगी ऑफ करप्शन, आपको सिर्फ दो शब्द सुनाई दिए होंगे, सिंह और जोगी। जैसे मैंने बोला कि रमन सिंह ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी अगेंस्ट हिज प्रेडेसेसर अजीत जोगी, तो इसका मतलब रमन और अजीत जोगी है ना, ये दोनों का पूरा पूरा नाम मैंने यूज किया, ये प्रॉपर नाउन हो गया। सिंह जोगी में क्या था, सिर्फ सर नेम यूज किया था, इसका मतलब ये नेम्स है। और थर्ड स्टेटमेंट जब मैंने बोला था बोथ वेरी एंग्री टू ईच अदर, तो इसमें जो बोथ वर्ड है वो क्या है, प्रोनाउन। तो बच्चों सबसे पहले आ गया प्रॉपर नाउन, मतलब दोनों का नाम, फिर आ गया नेम जिसमें मैंने उनके सरनेम यूज किए थे, और लास्ट में क्या आ गया, बोथ। मीनिंग समझ में आई तो ठीक, नहीं आई तो ठीक, लेकिन आंसर 100% श्योर शॉर्ट करेक्ट है। मतलब 30% मीनिंग और 70% टेक्निक इज रिक्वायर्ड टू रेक्टिफाई और स्टूड माय आंसर ट्रू, मतलब मेरे अपने आंसर को सही रखने के लिए मुझे 30% समझ में आना जरूरी है और साथ से 70% अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, ठीक। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिए ये ऐसे 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 स्टूडेंट देखिए अच्छे लगते हैं मुझे। आदर्श जोरी जी को देखिए, तुरंत फटाफट फटाफट मीनिंग खोजते हैं ये लोग, मंजीत जी है ना, कितने लोगों को इससे तुरंत इमीडिएटली सुनने और समझने का मौका मिल जाता है इसी बात। तो मेरे पास अभी कुल मिलाकर के 20 मिनट का भी समय बचा हुआ है, और मैं अपनी बात को कंप्लीट 15% कर पाया हूँ, 75% रिमेनिंग मेरे पास बोलने के लिए। देखिए आप ये क्लास ना, आप जो है ऑनलाइन सेशन करते हैं, ऑनलाइन सेशंस के बहुत से बैरियर्स होते हैं, आप समझते हैं। मैं इमीडिएटली फटाफट वैसे नहीं करा सकता जैसे क्लास में कराता हूँ, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेशंस बहुत सी हैं, है ना। आप क्योंकि जब बच्चे को फेस टू फेस उसके एक्सप्रेशंस को देखते हैं तो समझ पाते हैं कि वो क्या फील कर रहा है, कैसा फील कर रहा है, कहाँ उसको प्रॉब्लम आ रही है ना। यहाँ पर चीजों को, बहुत तरह की कैटेगरी के अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। तो हाँ, यस यस ट्रू है ना राहुल तिवारी जी, मैं इसी चीज को सोच रहा हूँ कि मैं अपनी और दूसरी बातें भी फटाफट कंप्लीट कर लेता हूँ। चलिए, तो एक हो गया, आपने एक नया टेक्निक सुना जिसका नाम था मैंडेटरी पेयर। इसी तरीके से एक टेक्निक का नाम है जिसमें मैंडेटरी पेयर में मैंने बताया था 8 टेक्निक्स होती है सॉल्व करने के लिए, जिससे हम ये पता लगाते हैं कि हम पहले क्या स्टेटमेंट रखेंगे, सेकंड क्या और थर्ड क्या। मीनिंग 30% भी समझ में आए तो भी आंसर आपका 100% सही हो जाता है। जिसमें एक टेक्निक अभी आपको बताई मैंने जिसका नाम था प्रॉपर नाउन, नेम्स और प्रोनाउन। ऐसी एक टेक्निक है बच्चों जिसका नाम है क्रोनोलॉजी। आपने सीखा तभी क्रोनोलॉजी क्या होती है, कोर्स ऑफ एक्शन को बोलते हैं। जो इंपॉर्टेंट है उसको पहले, सेकंड वाले को नंबर 2 पे। जैसे मान लीजिए मैंने बोला एक वर्ड, मैंने बोला सेकेंडली, अब मैं कुछ भी इसके आगे बोल दूं क्या फर्क पड़ता है, ये तो आपको पता ही कि पहला स्टेटमेंट सेकेंडली से हो नहीं सकता। मान लीजिए मैंने बोला इट वुड आल्सो बी, तो आप आंख बंद करके बोल सकते हैं इट वुड आल्सो बी से स्टार्ट तो नहीं हो सकता। और थर्ड वाला स्टेटमेंट मैंने बोला ही नहीं, यदि नहीं भी बोला तो भी आपने बोला, जो आपने नहीं बोला है वो नंबर 1 पे होगा, सेकेंडली सेकेंडली पे होगा, और उसके बाद जो इट वुड आल्सो बी जो आपने बोला था वो थर्ड नंबर पे होगा। इसी को बोलते हैं कनेक्ट, इसी को बोलते हैं लिंक, इसी को बोलते हैं स्ट्रेटजिकल। स्ट्रेटजिकल मतलब डिफिनेशंस, मतलब आपको डिकोड करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज की जरूरत पड़ती है। अब मैं पूरा स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। मान लीजिए मैंने बोला सेकेंडली यू शुड बी हैव अ व्हीकल ऑफ योर ओन,
सेकेंडली यू शुड बी हैव अ व्हीकल ऑफ योर ओन, आपके पास खुद का 2 पहिया वाहन होना चाहिए। उसके बाद लिखा है इट वुड ऑल्सो बी नाइस टू बी अ फ्रेंड टू अकम्पनी यू, इट वुड ऑल्सो बी नाइस टू हैव अ फ्रेंड टू अकम्पनी यू, मतलब एक आपके साथ आपका दोस्त अच्छा हो साथ देने के लिए, तो और भी अच्छी बात होगी। और आखिर में लास्ट में ये लिखा हुआ है, थर्ड जो स्टेटमेंट है कि इन ऑर्डर टू गो फॉर एन ऑनलाइन सिटी सेल वन मस्ट पोजेस्ड अ गुड क्रेडिट कार्ड, मतलब ऑनलाइन सिटी सेल के लिए जाने के लिए आपके पास एक अच्छा क्रेडिट कार्ड होना चाहिए जिसमें पैसे हो, साथ में आपके पास खुद का एक अपना वाहन होना चाहिए, और बोल रहा है साथ ही साथ ऐसा भी हो तो अच्छा है, ना हो तो भी ठीक है, मतलब तीसरी वाली बात में कोई कोई क्या नहीं है, ऑब्लिगेशन नहीं है, ऑप्शनल है थर्ड वाला, लेकिन फर्स्ट और सेकंड क्या है, कंपलसरी है। इसी को बोलते हैं टेक्निक, जिससे सिर्फ आपको आंसर आ जाए। तो देखो मैंने पहले कैसे समझाया था, सेकेंडली से स्टार्ट नहीं हो सकता, इट वुड ऑल्सो बी वाला नंबर थर्ड पे ही आएगा, क्योंकि इंक्लूडिंग टू द सेकेंड, इट वुड ऑल्सो बी की हिंदी क्या होती है, के साथ साथ, मतलब इंक्लूडिंग टू द सेकेंड दिस लाइन विल कम एट द थर्ड प्लेस। ये समझ में आया क्या? यस या नो क्लियर करो आप जरा सा। जिसका नाम था, इस टेक्निक का नाम था क्रोनोलॉजी। पहली टेक्निक का नाम क्या था, प्रॉपर नाउन नेम्स एंड प्रोनाउन। अभी जो टेक्निक हमने समझी है इसका नाम क्या है, क्रोनोलॉजी। एक अब तीसरी टेक्निक सुनते हैं। आपके पास पेपर है क्या, पेपर है, पेपर, हाथ में पेपर है आपके पास, पेपर या पेन साथ में है? अच्छा, ठीक है, गुड। चलिए, यदि आपके पास पेपर और पेन हो, और टाइम तो वैसे बहुत कम है लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताना चाहता था कि हर क्वेश्चन है जो देखने में इतने आसान लगते हैं वो होते नहीं है। जैसे मेरे पास ऐसे कई क्वेश्चंस हैं, मेरे दिमाग में से कई सैंपल्स हैं जो मैं पूछूंगा तो जिसका आंसर नहीं आएगा, आपको समझ में सब आएगा, इस बात की पूरी गारंटी कि आपको समझ में आएगा, लेकिन आंसर नहीं आता जनरली, है ना। वहां पे वन गो में एकदम इमीडिएटली बेसिस पे देखा जाए तो आंसर नहीं आता। ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जिसको कीवर्ड्स बोला जाता है। कीवर्ड्स मतलब हर स्टेटमेंट में एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड होता है, पहले दूसरे तीसरे चौथे, और सभी को फिर आपस में डायगोनली रिलेट करना होता है। ये टेक्निक नंबर 3 होती है ना, ये टेक्निक नंबर 3 जिसको लोग बोलते हैं कीवर्ड्स डायगोनल रिलेशनशिप। इसी तरह बच्चों एक चौथी टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं ऑब्वियस ओपनर्स। ये सबको पता है कि कोई डिफिनेशन होगी, कोई कोट होगा, कोई स्टेटमेंट होगा, तो उससे हम डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने बोला, स्ट्रेटोस्फीयर इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। सबको पता है सर, आप स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में बता रहे हो, मैंने बोला इट एक्सटेंड्स फ्रॉम, आप कुछ भी बोलो इसके आगे, लेकिन ये तुम्हें पता है कि स्ट्रेटोस्फीयर पहला स्टेटमेंट ही होगा, क्योंकि ये किसी पे बेस्ड नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है, तो ये दूसरे नंबर पे नहीं आएगा, है ना। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 6 to 17 किलोमीटर इन एटमॉस्फेयर। और तीसरा मान लो स्टेटमेंट लिखा है, द सरफेस टेम्परेचर लाइज ऑन द स्ट्रेटोस्फीयर इज अबाउट 6 to 17 किलोमीटर। अब लड़का बोल रहा है सर आप बहुत अच्छे आदमी हैं, कल तक आपने हमको इंटरव्यू की काफी अच्छी प्रिपरेशन कराई थी, और आज आपने कंटेंट जब पढ़ाया तो मेरा दिमाग हिल गया है ना, और मुझे चक्कर आ रहे हैं, और आप आदमी बहुत अच्छे हो, लेकिन तकलीफ ये है कि आपने जो कंटेंट पढ़ाया है उससे हमारा पाला नहीं पड़ा है, और जब पाला नहीं पड़ा होता है तो दिक्कत होती है दोस्तों। मैं आपको बताऊं, कंटेंट भी जरूरी है मेरे हिसाब से। यदि पूछे आप कितना जरूरी है, तो मैं बोलता हूँ 30% जरूरी है। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए एटीट्यूड का होना बहुत जरूरी है। ओवरऑल जीडी और पीआई में क्लियर करने के लिए एटीट्यूड और पर्सनैलिटी को कैरी करना बड़ा जरूरी है, लेकिन 30% कंटेंट का होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, ये कंटेंट है जो हम लोग आप पढ़ रहे हैं, उसका नाम है कंटेंट। ठीक, तो मैंने आपको पैराजम्बल्स के बारे में कुछ उसके बेसिक समझाए हैं, बहुत से और टेक्निक्स और भी हैं जिसका नाम है ऑब्वियस ओपनर्स, ऑब्वियस कंक्लूजन, जैसे कोई स्टेटमेंट देयरफॉर से स्टार्ट हो, हेंस फॉरवर्ड से हो, एट लास्ट से हो, कंक्लूडेड से हो, इन द एंड से हो, फाइनली बोला जाए, इसका मतलब वहां पे स्टार्ट की बजाय वहां खत्म होगा, है ना, वहां पे चीजें एंड हो रही हैं, इसका मतलब वो लास्ट में ही आएगा, शुरू में तो नहीं आएगा बॉस। ठीक, ओपनर का मतलब स्टार्ट में आएगा। तो ऐसे 4-5 टेक्निक आपने सुन ली। इसी तरह से एक टेक्निक का नाम होता है बच्चों जिसको बोला जाता है जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक, चीजें जनरल से स्टार्ट होती है और स्पेसिफिक पे खत्म होती है। चीजें जनरल से स्टार्ट होती हैं और स्पेसिफिक पे खत्म होती हैं। जैसे मान लीजिए मैंने वो स्ट्रेटोस्फीयर वाला स्टेटमेंट बोला था, तो स्ट्रेटोस्फीयर, यस, स्ट्रेटोस्फीयर, अच्छा करते हैं आप लोग, थैंक यू वेरी मच कि आप लोग बीच बीच में छोटी छोटी चीजें लिख लेते हैं। मैं नहीं लिख पाता क्योंकि मैं बोलने में मेरा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहता है, और आप लोग साथ साथ थोड़ा बहुत लिखते हैं, तो ये दूसरों के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है, वो जो सुनते हैं ना उनके लिए बड़ा हेल्प मिल जाती है, उनको स्ट्रेट हेल्प मिल जाती है डायरेक्टली। एक मिनट, हाँ जी। तो स्ट्रेटोस्फीयर एक जनरल स्टेटमेंट है, जैसे मैंने कहा कि इट एक्सटेंड फ्रॉम 6 to 17 किलोमीटर। इसका मतलब ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दी गई है स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में कि वो हमारे वायुमंडल में कहां से कहां तक फैला हुआ है,
जब मैंने बोला कि सरफेस टेम्परेचर स्ट्रेटोस्फीयर के इतने से इतने के बीच में पाया जाता है, इसका मतलब मैंने वहां भी उसके बारे में एक स्पेसिफिक चीज बताई है। इसका मतलब कि पहले हम स्ट्रेटोस्फीयर से स्टार्ट करेंगे, तो एक में हमने उसके बारे में जो बताया वो बोलेंगे, और फिर उस बारे में जो बताया उसके आगे जो हमने बताया एक्सटेंडेड जो इन्फॉर्मेशन दी है वो उसके लास्ट बोलेंगे, राइट। अबाउट इट पहले हमने बोला, पहले हमने डेफिनेशन दी, फिर हमने अबाउट इट बोला, और फिर हमने फर्दरली जो उसका एक्सटेंशन जो था वो हमने एट लास्ट में कोट किया, राइट। यस राहुल तिवारी जी, आई रिमेंबर। चलिए 12 मिनट्स बचे हैं। आपके जो जीडी और पीआई के जो क्वेश्चंस हैं, प्लीज डू आस्क मी दोस ऑल क्वेश्चंस टू मी। कल की क्लास में आपको बता दूं, कल की क्लास आपकी है वोकैबुलरी की क्लास, और मेरी मेरी मन की क्लास ये है ना। जैसे मैं हर क्लास को अपने मन की क्लास बोलता हूँ, लेकिन सच में यदि मेरा आप पूछें हार्ड कोर मेरा इंटरेस्ट किस चीज में, हार्ड कोर इंटरेस्ट, तो मेरा हार्ड कोर इंटरेस्ट दो चीजों में है। एक का नाम है वोकैबुलरी, पूरे एडवांस ऑक्सफोर्ड आप मेरे से पूछ सकते हो, किसी भी पेज का कोई भी वर्ड आप मेरे से मीनिंग पूछ सकते हो, उसका कॉन्टेक्चुअल सेंसेस, उसकी मीनिंग एनी मोमेंट 24/7 आप पूछ सकते हैं। 7th एडिशन एएस हॉर्नबी की किताब जो लिखी गई है। तो कल की क्लास है वोकैब की दंदनादन, 1 घंटे के लिए कमर कस के बैठ जाइएगा। सुबह 10 बजे एकदम शार्प कोशिश करिएगा टाइम से आ जाएं आप। नहीं तो एक मोस्टली कंप्लेंट आती है कि सर हम जुड़ नहीं पाए सेशन में, हमारे है ना, हम ऐड नहीं हो पाए, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। यस अमित जी, कल की क्लास वोकैबुलरी की क्लास है, जिस क्लास का नाम है वोकैब की दंदनादन, राइट। श्योर पूजा जी, कोशिश करूंगा मैं। टाइम कम होता है पूजा जी, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होती है। मैं फिलहाल आप सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ, यू ऑल कैन आस्क यू क्वेश्चंस टू मी। सर गुड हाँ जी, मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग। यस सर आस्क मी क्वेश्चंस सर प्लीज। सर माय क्वेश्चन आवाज आ इज रही है आप दैट लोगों को? सर, यस सर, सर हाउ कैन वी इनहेंस कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी? गूगल फॉर्म योगेंद्र जी, गूगल फॉर्म डेवलप हो रहा है, वो आपको अभी रिमेनिंग 6 डेज अभी और बचे हुए हैं, तो आपको टाइम से वो मिल जाएगा। सर आई एम ऑडिबल टू यू? हाँ जी बताएं, आपके क्वेश्चंस क्या है? सर आई मैं कैन लिसन यू ऑल गाइस। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर हाउ कैन वी इनहेंस आवर कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी? हेलो, हेलो सर, हेलो। आप मुझे सुन सकते हैं आप सभी? यस सर। मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम है। तो आपको अच्छे से, आप कुछ बोलिए। यस हेलो सर, गुड मॉर्निंग। अच्छा हेलो सर। अच्छा, मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ, मुझे आपकी आवाज तो नहीं आ रही है। हेलो। अच्छा, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है कुछ आप। हेलो। गुड गुड हाँ मॉर्निंग मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। जी हाँ, गुड मॉर्निंग जी, बोले। Sir, my question is that, sir, how can we enhance our comprehension ability? कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, ओके। Yes, sir. अभी मैं इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको अभी नहीं देना चाहूंगा, पूछिए क्यों। क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मेरी क्लास का टॉपिक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसमें मैं ये पढ़ाऊंगा। मैं जरूर चाहूंगा कि अभी तक आज तक जितना भी मैंने पढ़ा दिया है, Yes, sir. जैसे गोल सेटिंग, इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, जीडी और पीआई, और आज की क्लास पैराजम्बल्स की थी, इससे रिलेटेड यदि आपकी कुछ क्वेरीज हो तो जरूर पूछिए। और ऐसी एक क्लास में आरसी की भी क्लास लेने वाला हूँ जिसका नाम है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसमें आपका टॉपिक ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। तो आई एम वेरी सॉरी नॉट ए Oh, आंसर दिस it's मोमेंट। okay. Now, whatever we have It's completed so far, please do ask some those questions related to our previous topics we covered so far. यस सर, गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग, नाम बताइए। यस सर, मंजीत कुमार दुबे सर। जी मंजीत जी बताएं। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, आउट सर इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के बाद सर बंदा पूछता है सर, आउट ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स वी शुड हायर यू। हाँ, आउट ऑफ ऑल द कैंडिडेट व्हाई शुड वी हायर यू, ये क्वेश्चन है ना। यस सर। यस सर। बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है मंजीत जी आपका, बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ये है, जब आपसे कोई पूछता है कि हम आपका सिलेक्ट क्यों करें, तो उनको बताइए अपनी स्ट्रेंथ। और जब आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे कि हम आपको क्यों रिजेक्ट कर दें, तो बहुत ही हम्बल होकर के, कई लड़के भड़क जाते हैं जिन बच्चों से ये क्वेश्चन किया जाता है ना कि हम आपको रिजेक्ट क्यों कर दें, लड़का भड़क जाता है, कहता है देयर इज नो रीजन टू रिजेक्ट मी, मेरे को कोई कारण ही नहीं है रिजेक्ट करने का सर, आप मेरे जैसा कोई दूसरा मिलेगा नहीं, मुझे ले लो, और नहीं तो मैं बता रहा हूँ कि बाद में पछताने के अलावा कुछ और बचेगा नहीं। मतलब मन में उनके ये ख्यालात होते हैं, कभी कभी तो वो ओवर चैलेंजिंग तरीके से उनको जाकर के बहुत पुअरली रिएक्शन देके चले आते हैं। अच्छा ये होगा कि हम उनको ये बोलें
समझ रहे हैं आप? अच्छा ये होगा कि आप उनको ये जवाब दें, उनको बोलें कि सर दीज आर द माय फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, दीज आर माय फॉलोइंग क्वालिटीज एंड जैसे आपने बोला सर आई एम सिंसियर, आई एम कैपेबल, आई एम है ना, आई एम टेक्निकली आई एम गुड विद these things, right? And based on these following attributes of my personality, you can select me, you should select me. ठीक, you सर must select me, you must सर नहीं उस बोल कंडीशन सकते, शब्दों का ध्यान सर रखना बहुत जरूरी है जी। सर उस कंडीशन में अगर हम अपना स्ट्रेंथ बताते हैं सर, तो उस रीजन के साथ बताना पड़ेगा सर? नहीं, रीजन के साथ यदि वो पूछते हैं, बट आप पूछते हैं कि बताइए आप क्रिएटिव कैसे हैं, आप कमिटमेंट आपके अंदर कैसे है, आप कैसे डिसिप्लिन है, आप कैसे पंक्चुअल, तब आपके पास बोलने के लिए कुछ होना चाहिए। आप ये कह सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने पूछा, आपने कहा सर मैं बहुत पंक्चुअल हूं, ठीक है? यस सर। बैकग्राउंड में जो आवाजें आ रही है उसको थोड़ा कम करें और मेरी बातों को ध्यान से सुने। यदि ये प्रश्न आता है कि आप बताइए कि आप पंक्चुअल कैसे हैं, कैसे पता कि आप पंक्चुअल हैं, तो आप बोलिए कि वो पूछ भी सकते हैं आपसे कि कैन यू सजेस्ट अस एनी 5 थिंग्स व्हिच यू डू ऑन टाइम। आप 24 घंटे में ऐसी 5 चीजें बताइए जो आप समय पे करते हो। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है। ऐसी 5 चीजें बताइए जो आप समय पे करते हैं। तो बताइए कि मेरे उठने का टाइम फिक्स है, ये नहीं कि 5 का मतलब 5, ये बोलिए 5 और 5:30 के बीच में मैं उठ जाता हूँ सर, 5 और 6 बजे के बीच में मैं नित्य प्रति उठ जाता हूँ। अपने डेली रूटीन के काम करने के बाद आई यूज टू गो फॉर वॉक, आई यूज टू स्टडी, आई यूज टू डू दिस दैट, जो भी बोलना है आपको, या मैं एक्सरसाइज करता हूँ या वार्म अप करता हूँ, जो भी बोलना है, लेकिन उनको 5 ऐसी चीजें बताइए जो आप एग्जैक्टली टाइम पे करते हैं। ठीक, ये एक अल्टीमेट प्रूफ होता है अपने आप को, स्वयं को, अपनी कही हुई बातों को आई मीन क्रॉस वेरीफाई करने का। ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। जी जी, और प्रश्न पूछे? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग, नाम बताएं? सर सत्यम सिंह। सर हम जी, अगर सत्यम जी। जीडी में कोई टॉपिक हमें मिला तो सर हमें उसमें कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड करने चाहिए डिस्कशन करने के लिए? जीडी में हमें कोई टॉपिक मिला है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए जीडी के अंदर आपको कोई टॉपिक मिला, जी बोला गया कि एग्जामिनेशंस हैज इट किल्ड एजुकेशन, ठीक? या मान लीजिए मैंने बोला बॉर्डरलेस वर्ल्ड्स, ड्रीम्स और रियलिटी। जी सर। दो तरह के कई तरह के टॉपिक्स होते हैं, जैसे हिस्टोरिकल हो सकता है, कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो सकता है, प्लेन टॉपिक हो सकता है, एवरग्रीन टॉपिक हो सकता है, जो बहुत पुराने जैसे टॉपिक्स जो आ रहे हैं। जैसे मैंने बोला हाउ टू डील विद इंटरनेशनल टेररिज्म, अब इंटरनेशनल टेररिज्म के साथ कैसे डील किया जाए, इज पीस और नॉन वायलेंस, ठीक है, आउटडेटेड कंसेप्ट्स। अब पीस और नॉन वायलेंस जो है, जो हमारे गांधी जी का जो दो है ना बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट जो 2 प्रिंसिपल्स थे, मैंने उनको बोला कि अब ये आउटडेटेड प्रिंसिपल्स हैं, आउटडेटेड कंसेप्ट्स हैं आज के दौर में, ये कहाँ तक सही है गलत है। ऐसे मतलब जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं उसमें हमें अपने पॉइंट्स रखने चाहिए, हमें अपने पॉइंट्स बताने चाहिए, और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज बन करके बैठे हैं कि हम आज से पूरा मतलब इस टॉपिक के साथ हम वारा न्यारा ही करके जाएंगे। आप वहाँ पे एक आइडिया बेटर हैं, आप वहाँ पे एक कॉन्ट्रीब्यूटर हैं, आप वहाँ पे एक ओपिनियन जा रहे हैं, और बहुत फ्रैंकली अपनी बातों को लॉजिकल होकर के बोलें, एग्जाम्पल्स दे दे करके उसको साबित करें कि जो मैं बोल रहा हूँ उसके पीछे मेरे पास डेटाबेस है, मैं ऐसे ही अपने मन की बात नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मेरे पास कुछ लॉजिक्स हैं जिसको मैं बेस बना के अपनी बात को रख रहा हूँ। ठीक, और कोशिश करें जब शुरू हो तो जरूर अपनी बात को एक बार फर्स्ट 2 मिनट्स में बोलने की कोशिश करें, बीच में भी बार बार पार्टिसिपेट करते रहें दूसरों के साथ। ये ना सोचे कोई ज्यादा बोल रहा है, कोई बहुत लगातार फ्लुएंटली इंग्लिश में बोल रहा है तो मैं उसका जवाब ना दूं। आप अपनी बेस्ट अपनी इंग्लिश दीजिए, वो सामने वाला अपना बेस्ट दे रहा है। कई बार बहुत अच्छा बोल के भी लड़कों का सिलेक्शन नहीं होता, और कभी कभी जो बहुत मीनिंगफुल बोलते हैं, शॉर्ट बोलते हैं, कंसाइज बोलते हैं, क्रिएटिव बोलते हैं, उसका सिलेक्शन हो जाता है। जी थैंक यू सर। हेलो सर। जी, आपका नाम सर? सर अविकल श्रीवास्तव। जी अविकल जी। हाँ सर मैंने मैसेज किया है सर, क्वेश्चन रीड कर लीजिए। मैसेज कहाँ, क्या मैसेज किया आपने? सर एक साइकोमेट्रिक कंडीशन है सर। अच्छा आपने ये लिखा है, ओके ओके, मैं पढ़ा नहीं, मैंने अभी आपकी बातें सुन रहा था, मैं पढ़ता हूँ। ओके सर। आप इसे अपने वर्ड्स में एक बार बोलिए जरा, जो आपने भी लिखा है उसको पढ़िए अपने। हाँ पढ़िए सर अगर कोई हम जो पैनलिस्ट है वो कंडीशन देते हैं कि अगर तुम अपनी जॉब अच्छे से कर रहे हो और लेकिन तुम्हारे साथ वालों का प्रमोशन तुमसे पहले हो जाता है, हाँ, और जो तुम्हारे बॉस हैं जो तुम्हारे ऑफिस के, उनका भी प्रमोशन जल्दी होने वाला हो, तो उनके जो हेटर्स हैं, जो कॉम्पिटिटर हैं या कोई हायर अथॉरिटी है, तो वो अगर तुमको ऑफर दे कि तुम
कुछ ऐसा ऐसा कर दो जिससे तुम्हारे बॉस को प्रमोशन ना मिले और मतलब उनको डिमोशन हो जाए, तो हम तुमको बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर जॉब और बेटर सैलरी देंगे। तो ऐसे में क्या आंसर करना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए एब्सोल्युटली नो होना चाहिए, 100% नो होना चाहिए, बिग सा नो होना चाहिए, राइट? अजिग सा नो होना चाहिए। मतलब इसका आंसर बिना इफ और बिना बट के, बिना लाव लश्कर के इसका उत्तर एक होना चाहिए, सिर्फ ना। ठीक, आप सर, वो बोलना चाहिए कुछ आपकी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में नहीं करूंगा, बिकॉज काम करने वाली जगह पर मेरा एक एथिक्स है, मेरा प्रिंसिपल है, मेरे वैल्यूज हैं, मेरे अपने मेरा अपना एक डॉगमेटिक थॉट है, and I love to be I love to follow the principle I learned and at home and to my college in college days, and I love to follow an advocate. I won't follow any shortcuts. ये बोलना आप कि I won't follow any shortcut to reach at the epitome of the success. I won't follow any shortcut to reach at the epitome of the success. ये बोल सकते हो, मैं कोई छोटा रास्ता इख्तियार नहीं करूंगा सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ने के लिए। ओके सर, है ना, आप ये बोल सकते हैं it does not allow my गुड मॉर्निंग सर। it does not allow my सर चलिए जी, हाँ जी, सर मेरा सर राहुल बोल रहा हूँ। जी राहुल जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर कभी कभी ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि हमारे सामने हमें कंपनी की एथिक्स को देखना पड़ेगा या अपनी सेल्फ एथिक्स को, तो सर ये ऐसी सिचुएशंस को हम कैसे बहुत हैंडल अच्छा करेंगे? question है। इसी क्वेश्चन के लिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, ध्यान से सुनिए। यस सर। प्रश्न ये है कि सपोज यू स्टार्टेड वर्किंग इन अ कंपनी एंड द कंपनी इज डूइंग वेरी गुड एंड इट्स योर करियर्स फर्स्ट जॉब एंड यू आर मेकिंग गुड आउट ऑफ इट। आपकी जिंदगी का पहला जॉब है, करियर का पहला जॉब लगा है और आप बहुत अच्छा पैसा पा रहे हैं, जो आपकी एलिजिबिलिटी है, जो आपका एबल कैलिबर है, उससे ज्यादा पैसा आपको मिल रहा है। कंपनी इज डूइंग सक्सेसफुल वर्क, राइट? आपने 2 महीने के बाद आपको पता चला देयर इज सम प्रॉब्लम, देयर इज सम इंटरनल प्रॉब्लम विद द कंपनी, और कंपनी किसी इलीगल चीजों में इन्वॉल्व है। इलीगल का मतलब जीएसटी बचाने के लिए या किसी और चीज के लिए कुछ ऐसा कर रही है जिससे कि उनको ज्यादा मुनाफा हो, ठीक है? ये बात आपको 2 महीने बाद पता चली, और कुछ और भी गंदा काम हो रहा है। गंदा मतलब कि हो सकता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं वो इलीगल तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपको ये पता चला, ठीक? तो ऐसी कंडीशन में आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आपने बात करी अपने सीनियर से, सीनियर ने बोला कि वेल आई विल सेट डिस्कस रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम, लेकिन उसने आपको समय नहीं दिया। फिर आपने अपने सुपर सीनियर से बात करी, टीम लीडर से बात करी, प्रोजेक्ट मैनेजर से बात करी, और ऐसे करते करते एक दिन आपको मौका मिल गया टू मीट द एमडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आप एमडी से भी मिल लिए और वो भी बहुत सरप्राइज्ड होकर के बोले कि अच्छा ऐसा हुआ है, मैं सर्टेनली आपके साथ बैठूंगा और आपसे मैं बात करूंगा कि आखिर ऐसा क्या है। लेकिन उन्होंने भी आपको टाल दिया और वो भी नहीं मिले, सभी आपको टालते गए, राइट? ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? शैल यू कंटिन्यू विद द जॉब? इफ यस व्हाई, इफ नो व्हाई? ये क्वेश्चन है, प्रश्न ये है। Sir, I will left that because I will lose my interest on that time because no one is listening. Okay, very good, wrong answer. और बताइए क्या हो सकता है? फिलहाल ये गलत है, इसमें थोड़ा चेंज है हल्का सा। फिलहाल ये थोड़ा सा गलत है। कभी भी बच्चों ऐसा जो साइकोलॉजिकल क्वेश्चन होता है, साइकोमेट्रिक जो क्वेश्चन होता है, इसका स्ट्रेट आंसर नहीं देना चाहिए। क्या नहीं देना चाहिए? अब जैसे देखिए, इसके पहले मेरे से अविकल ने क्वेश्चन पूछा था, और अविकल का जो क्वेश्चन था वो बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन ये था कि हमको कोई सामने वाला हमें कोई एल्योरिंग कर रहा है, एल्योरिंग मतलब प्लीज करने की कोशिश कर रहा है, अंडर टेबल देने की कोशिश कर रहा है, हमें कुछ ऐसी चीजें बोल रहा है कि ये कर लोगे तो हम ये कर देंगे। तो ये मतलब डायरेक्ट ये बात पता चल रही है कि आपको कोई मतलब फुसलाने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब आप इसमें डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। बट ऐसे क्वेश्चंस जो हैं जहाँ पे इलीगल हो रहा है, लेकिन अभी तक आपकी सैलरी लेकिन समय से आ रही है, और कंपनी 10 साल पुरानी कंपनी है, और कंपनी काम अपना प्रॉपर तरीके से ऑपरेट कर रही है, क्योंकि आप नए एम्प्लॉई हैं और आपको एडजस्ट करने में दिक्कत भी नहीं आ रही है, सभी लोग बहुत हेल्थीली आपसे बिहेव कर रहे हैं, आपकी सैलरी समय पे आ रही है, जो कमिटमेंट्स हुए थे एज पर नॉर्म्स वो सब फुलफिल हो रहे हैं। लेकिन आपको बस ये पता है कि कंपनी के साथ कुछ इलीगल है, जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं वो प्रॉपर अप टू द मार्क नहीं है। ऐसी कंडीशन में आपका क्या सोचना होगा, क्या करना होगा, ये मैं पूछ रहा हूँ। सर देन आई विल माइंड माय ओन बिजनेस। नहीं, आपका तब देखो, इसका मतलब ये होगा कि दुनिया मतलब जो है, दुनिया अपनी राह पे चलती रहे, मैं भी अपनी राह पे चलता रहूंगा। नहीं, वो फर्क पड़ता ही पड़ता है। आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ कभी भी 100% अलग अलग नहीं हो सकती। आपकी पर्सनल लाइफ आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे इम्पैक्ट डालती है, और वैसे ही आपकी प्रोफेशनल लाइफ आपकी पर्सनल लाइफ पे इम्पैक्ट डालती है। इसका जवाब सही ये है, देखिए इसका सही जवाब ये था कि क्वेश्चन पूछा गया था कि आप कंपनी छोड़ देंगे या नहीं छोड़ेंगे, और साथ में ये भी पूछा गया था कि छोड़ेंगे तो क्यों, नहीं छोड़ेंगे तो क्यों। इसका आंसर ये है, मैं सर कंपनी इमीडिएटली नहीं छोड़ूंगा। आई लुक फॉर अनदर बेंचमार्क, आई शैल लुक फॉर अनदर ऑप्शन
राइट? एंड मीनवाइल मैं आई कीप ऑन टॉकिंग, मैं बात करता रहूंगा, कोशिश करूंगा कि मेरी उनसे कम्युनिकेशन हो जाए, और मैं कोई अच्छा बेंचमार्क जब मैं पे मिल जाएगा या उससे थोड़ा बहुत भी नीचे ऊपर होगा, then I'll adjust, then I'll go with the second company but not continue with this company, क्योंकि कहीं कोई नियर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो प्रॉब्लम मुझे भी ट्रैप कर सकती है और उसमें मेरा फ्यूचर भी बर्बाद हो सकता है. तो I'll save my future and myself. I'll give priority to look upon the another avenue, another benchmark, and after that I'll quit. Immediately मैं कोई तुरंत से रिएक्ट नहीं करूंगा, है ना, इसको बोलते हैं ओवर रिएक्ट करना. इमीडिएटली मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं तुरंत छोड़ दूंगा. सर मतलब कोई एक हैंगिंग आंसर देना, मतलब कोई फिक्स नहीं ऐसा कुछ. डिप्लोमेटिक आंसर देना, हैंगिंग नहीं देना, डिप्लोमेटिक आंसर देना है, डिप्लोमेटिक आंसर देना है. ठीक है. एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन सुन लो, इसका जवाब मुझे कल चाहिए आप सभी से. ना मैंने 4 मिनट एक्सीड कर दिया है क्योंकि आपकी सेशन आज लेट स्टार्ट हुआ था. क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये मैं अपने मन से नहीं बना के पूछ रहा, क्वेश्चन पूछा गया है, इसको पर्सनल लेने की जरूरत नहीं है. सुनाई पड़ रहा है, आवाज आ रही है सभी को प्रॉपर? यस सर. गुड. क्वेश्चन इज, मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि यू आर द ओनली सन और द ओनली डॉटर. जितनी फीमेल सुन रही है उनकी डॉटर है, मेल कैंडिडेट्स के लिए सन है. यू आर द ओनली चाइल्ड ऑफ ए पेरेंट, you are the only child of a parent, and you are in a relationship to a girl from last 8 years, right? From last 8 years, and you both are very much committed to each other. और आपने ये तय किया था कि once you settled in a career, you both will get married to each other, and she is of your caste, वो आपकी कास्ट की है, और आप अपनी मम्मी पापा के अकेले हैं, वो लड़की भी अपनी मम्मी पापा की सिंगल चाइल्ड है. और ऐसी कंडीशन में आपने ये तय किया था कि जब हम अपने करियर में सेट हो जाएंगे फिर हम मैरिज कर लेंगे. आपका भी इन्फोसिस में जॉब लग चुका है, वो लड़की भी जो है म्यूजिक में नौकरी कर रही है, एज ए साइंटिस्ट एनालिस्ट की पोस्ट है उसकी, और दोनों ही अच्छा काम कर रहे हैं. अब नाउ द टाइम हैज कम जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइड अप होना चाहते हैं, मतलब मैरिज करना चाहते हैं. बट आपने अपने पेरेंट्स से जब बात करी तो पेरेंट ने एब्सोल्युटली डिनाई कर दिया, और जब डिनाई कर दिया तो उनको आपने बहुत कोशिश करी समझाने की, और आपने अपने जो कोशिश का आखिरी था, जो आपकी कोशिश का जो एट लास्ट था, वो भी आपने कर लिया, बट स्टिल योर पेरेंट्स नॉट एट ऑल अग्रीड. एंड इन दैट सिचुएशन व्हाट यू डू? Shall you continue with your relationship? I mean, shall you marry to that girl or not? If yes, why? If no, why? हर जगह में why लगा हुआ है. मैंने कहा था ना, no answer is complete without proper reason. You need to answer the question with why. आप मैरिज करोगे तो क्यों, नहीं करोगे तो क्यों? इस क्वेश्चन का जवाब हम लोग कल जानेंगे, और ऐसे में कुछ और साइकोमेट्रिक की क्वेश्चंस कल की क्लास में देने वाला हूँ. और कल की क्लास है वैसे वोकैबुलरी की दन की क्लास है. ठीक है, टाइम का ध्यान रखिएगा. All the very best to each of you. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you.